हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों, मैं सुखदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हिस्ट्री की क्लासेस में #हिस्ट्री दंगल के अंतर्गत हम मौर्य साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन करने वाले विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, राइट डाउन करते हुए चलिएगा। जो भी फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे बच्चे, उसको राइट डाउन करते हुए चलिएगा। हर भाई बंधु, हर गृहिणी का आपके अपने YouTube चैनल्स पे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते बच्चे। मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो साम्राज्य का शासन काल था वो 323 से लेकर 184 ईसा पूर्व के बीच में था। ठीक है बच्चे, आपको याद रखना ये सारे पॉइंट्स, राइट डाउन करते हुए चलिए। एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चे, इसको आप लोग याद करते रहिए। ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसके साथ मिलकर की थी? तो चाणक्य के अन्य नाम की अगर हम बात करते हैं तो विष्णुगुप्त हो गए, कौटिल्य हो गए। विष्णुगुप्त कौटिल्य की मदद से, ठीक है, विष्णुगुप्त ऑब्लिक कौटिल्य की मदद से मगध के, ठीक है, मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित करके, मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर हम बात करते हैं कि साम्राज्य का स्थापना या साम्राज्य के बारे में हमें कैसे पता चलता है, ठीक है, तो उसके लिए पहला वर्णन हमको मिलता है साहित्यिक स्रोत का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की तो उसके अंतर्गत पहले आपको मिलेगा अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चे, अर्थशास्त्र मिलेगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र आपकी कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है बच्चे, क्या बतलाता है आपको? ये आपको याद रखना है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य राजवंश की राज्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। ठीक है, मौर्य राजवंश की राज्य व्यवस्था की क्या करता है? विस्तृत जानकारी देता है। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा बच्चे कि इस ग्रंथ की तुलना, ठीक है, किस ग्रंथ की बात कर रहा है? इस ग्रंथ की तुलना, अर्थात कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। इस ग्रंथ की तुलना, ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसके प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आपसे पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो आपको याद रखना है कि मैकियावेली के प्रिंस से, ठीक है, किसकी तुलना की जाती है? अर्थशास्त्र, ठीक है, जो किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। तो इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और अर्थशास्त्र का जो मुख्य रूप है बच्चे, मुख्य रूप जो है वो आपका क्या है? गद्य रूप क्या है उसका? संस्कृत में है। ठीक है बच्चे, संस्कृत में है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, अगला साहित्यिक स्रोत हमको मिलता है मुद्रा राक्षस। ठीक है, क्या मिलता है? मुद्रा राक्षस। अगर हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। ठीक है बच्चे, किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस नंदवंश के पतन, ठीक है, नंदवंश के पतन की अगर हम बात करते हैं, अर्थात मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद के पतन के बारे में जानकारी देता है और मौर्य साम्राज्य के उत्थान के बारे में हमें जानकारी देता है। तो यहां से आपको इतना याद रखना है बच्चे कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि मुद्रा राक्षस से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो जानकारी हमें ये मिलती है बच्चे कि नंदवंश की, ठीक है, नंदवंश के पतन के बारे में जानकारी मिलती है और मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, आगे के साहित्यिक स्रोत की बात करें तो मेगनेस्थनीज की इंडिका, ठीक है बच्चे, मेगनेस्थनीज की इंडिका, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इंडिका की अगर हम बात करते हैं तो मेगनेस्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, ठीक है बच्चे, किसके बारे में जानकारी देती है? प्रशासन। अगर हम बात करें किसके बीच की जानकारी देती है तो प्रशासन हो गया, ठीक है, प्रशासन हो गया, समाज हो गया। प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था पे क्या करता है? प्रकाश डालता है। तो मैग्नेस्थनीज की जो इंडिका है बच्चे, ठीक है, वो क्या करता है? मौर्य साम्राज्य के, ठीक है, प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पे प्रकाश डालता है। ठीक है बच्चे, क्विक रिवीजन है, पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, राइट डाउन करते हुए चलिएगा। सारे क्वेश्चंस बच्चे आपके इसी कॉन्सेप्ट, इसी स्लाइड से मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर राष्ट्र हित में होगा और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्र हित में शिक्षा। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे। ठीक है, विलियम जोन्स आपके पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। आपको ये याद रखना है, जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान, ठीक है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। अगर हम
बात करते हैं जस्टिन यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। ठीक है बच्चे, विजय प्राप्त किया था। अगर हम बात करें आगे के पॉइंट्स की तो दीपवंश, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चे कि दीपवंश और महावंश आपका कैसा साहित्य है। तो यहाँ पे आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा बच्चे कि दीपवंश और महावंश आपका सिंगली साहित्य है। इसके अनुसार बच्चे कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहां पे किया था, श्रीलंका में किया था। आपको याद रखना है कि दीपवंश और महावंश कैसा साहित्य है, सिंगली साहित्य है जो मौर्य राजवंश की, ठीक है, मौर्य राजवंश के साहित्यिक स्रोत का कहीं ना कहीं क्या एक भाग है, जिससे हमें यह पता चलता है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे की पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे आपका जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ के अभिलेख की बात करता है। ठीक है, जूनागढ़ का अभिलेख अगर कहता है बच्चे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, रुद्रदामन के अनुसार या रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख मिलता है बच्चे, वो भी संस्कृत में मिलता है। किसमें मिलता है, संस्कृत में मिलता है। ठीक है, इसमें मौर्य काल में निर्मित, जान लीजिए बच्चे, अभी हम आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, और इस झील का निर्माण कौन करवाया था बच्चे, ठीक है, पुष्यमित्र वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पुष्यमित्र वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए, ठीक है, क्या किया था, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगर हम बात करते हैं रुद्रदामन प्रथम की, तो रुद्रदामन प्रथम जो था शक वंश का राजा था, एक प्रतापी राजा था, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कैसी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जो आपके गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में किसी सिंचाई व्यवस्था के लिए कराया गया था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की पॉइंट्स की बात करें, आगे की स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा बच्चे कि अशोक के अभिलेख। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख की, तो मौर्य राजवंश का सबसे प्रतापी राजा अशोक था। ठीक है, जो जनता से सीधे, ठीक है, अगर बात संवाद करना रहता था तो वो क्या करता था, अभिलेख लिखता था। यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि अशोक के अभिलेख। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अशोक के अभिलेख की, तो अशोक के अभिलेख की बात करें तो अशोक इतिहास की जानकारी या अशोक के बारे में जानकारी या अशोक के अभिलेख से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। अशोक पहला भारतीय शासक था। आपको याद रखना है कि अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पहला जो आपका मौर्य साम्राज्य का शासक था जो अभिलेखों के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित करता था, उसका नाम अशोक महान था। ठीक है बच्चे, अशोक महान था। चलिए अशोक के अभिलेख के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। अशोक के अभिलेख को, ठीक है बच्चे, हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले अशोक ने क्या किया, दीर्घ शिलालेख लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, दीर्घ शिलालेख। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, लघु शिलालेख। उसके बाद उन्होंने पृथक शिलालेख लिखना प्रारंभ किया। आगे की बात करें बच्चे तो आगे फिर आपका आता है दीर्घ स्तंभ लेख। ठीक है, दीर्घ स्तंभ लेख आता है और आपका अंतिम पॉइंट आता है लघु स्तंभ लेख। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड्स में देखते हैं बच्चे कि अशोक के जो अभिलेख थे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, अशोक का जो अभिलेख था, ठीक है, अशोक का जो अभिलेख था वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है, अधिकतर तो बच्चे ब्राह्मी और खरोष्टी में मिलते हैं। तो अशोक के अभिलेख का जो लिपि था, ठीक है, वो कैसा था जी, ब्राह्मी था, खरोष्टी था, अरामाइक था एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। अगर हम बात करें ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी लिपि सदैव बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि की बात करते हैं तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपके, ठीक है बच्चे, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आने हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अशोक ने सर्वाधिक अभिलेख, ठीक है, यहाँ पे देखिए अशोक ने सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखी है, ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखी है। अगर हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसप था, 1837 में पढ़ा था। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बच्चे कि अशोक के अभिलेख को प्रथम पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो उसका नाम था बच्चे जेम्स प्रिसप। सन 1837 ईस्वी में ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अशोक के अभिलेख का क्या किया था, उसने अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे पूछता है कि अशोक ने किस अभिलेख ने, ठीक है, अपने आप को स्वयं को, ठीक है, सम्राट घोषित किया था, तो वो अशोक का ब्राभु अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करें, ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो आपका 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है बच्चे, 322 से लेके 298 ईसा पूर्व के बीच में चला था। चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वेच्छाकारी शासक था और सारे अधिकारों को अपने हाथों में रखना चाहता था। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, अगले पॉइंट्स की, तो 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के, ठीक है, पंजाब प्रांत का उस समय यूनानी गवर्नर कौन था, यूडेमस, एवं सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया। ठीक है, सेल्यूकस को पराजित किया, आपको याद रखना है कब, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करते हैं, आगे की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम से आपके क्वेश्चन पूछ लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम से, ठीक है, राजाओं के अन्य नाम से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजाओं के अन्य नाम की अगर हम बात करते हैं, चूंकि हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं, मौर्य साम्राज्य का क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम, अन्य नाम क्या थे। सेंड्रोकोटस की बात करते हैं तो स्ट्रैबो जस्टिन के ग्रंथों में क्या मिलता है उनका नाम, सेंड्रोकोटस। ठीक है, एंड्रोकोटस की बात करते हैं तो प्लूटार्क ने कहा था, और चंद्रगुप्त, ठीक है, जो कि संस्कृत में उल्लेखित है, ये जूनागढ़ के अभिलेख में मिला था। ठीक है बच्चे, जूनागढ़ के अभिलेख में मिला था। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे की बात करें हम, आगे की स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा कि सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस ने क्या किया था, सेल्यूकस ने क्या किया था बच्चे, मैग्नेस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था जहां उसने इंडिका की रचना की थी। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चंद्रगुप्त मौर्य से ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगति, ठीक है, या ऑब्लिक आपको याद रखना है प्रथम जैन परिषद। ठीक है, अब आपके पेपर में संगति की जगह पे परिषद लिख के आ रहा है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैन संगति कहे या जैन परिषद की बात करें, प्रथम है तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और उस समय उसके अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। ठीक है बच्चे, स्थूलभद्र थे। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखना है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो अपने अंतिम जीवन के अंतिम समयों में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, जैन धर्म के जो, ठीक है, सन्यासी थे भद्रबाहु के साथ वो श्रवण बेलगोला, जो कि आपका मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, कहां पड़ता है, श्रवण बेलगोला, मैसूर कर्नाटक चले गए, और वहां पर उन्होंने चंद्रागिरी पर्वत पर एक चंद्रगुप्त नामक बस्ती को क्या किया था, बसाया था, और संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। ठीक है बच्चे, यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है, आपको यह याद रखना है कि श्रवण बेलगोला एक ऐसा स्थान है जहां पर जैन संगति या जैन समुदाय का, ठीक है, एक उत्सव, एक त्यौहार मनाया जाता है हर 12 वर्षों के अंतराल पे। ठीक है, जो कि आपका मैसूर और कर्नाटक में पड़ता है। चलिए आगे की पॉइंट्स की बात करते हैं। मैग्नेस्थनीज की इंडिका का थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं। ठीक है, देखिए वो मैग्नेस्थनीज जिसने इंडिका की रचना की, वो 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। ठीक है, 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बच्चे, कि उसने पाटलिपुत्र को, ठीक है, पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा था। ठीक है, पोलिम्ब्रोथा कहा था। आपको याद रखना है कि मैग्नेस्थनीज की इंडिका, जो कि मैग्नेस्थनीज के द्वारा लिखित है, उसमें पाटलिपुत्र को उसने पोलिम्ब्रोथा कहा था। साथ ही साथ मैग्नेस्थनीज ने भारतीय समाज को, ठीक है, भारतीय समाज की अगर हम बात करते हैं तो 7 वर्गों में विभाजित किया था।
कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी और योद्धा। तो मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में भी विभाजित किया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो उसके अनुसार जो भारतीय थे वो शिव उपासक थे, शिव उपासक थे, डायोनिसियस थे और कृष्ण उपासक थे, हेरिक्लिस की पूजा करते थे। ठीक है। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों में बटा हुआ था। प्रत्येक समिति में आपके 5-5 सदस्य थे। ठीक है। और मेगस्थनीज की इंडिका में कौटिल्य का कोई वर्णन नहीं मिलता है बच्चे, कौटिल्य का कोई वर्णन नहीं मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। मेगस्थनीज की इंडिका में कौटिल्य का कोई वर्णन आपको नहीं मिलता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर हम आगे की बात करें बच्चे, ठीक है, आगे की बात करते हैं तो आगे की स्लाइड्स में आप देख रहा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, ठीक है, उसका बेटा क्या करता है, गद्दी पे बैठता है, बिंदुसार गद्दी पे बैठता है। बिंदुसार 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक उसका शासनकाल था। जैसे कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार क्या करता है, गद्दी पे बैठता है। अगर हम बात करते हैं बिंदुसार के अन्य नाम से, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे कि आपके पेपर में क्वेश्चन राजाओं के अन्य नाम से पूछे जाते हैं। तो बिंदुसार का, ठीक है, अन्य नाम क्या था, भद्रसार। वायु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करते हैं यूनानी लेखक उसको अमित्रोचेटस कहते हैं। सिंहसेन जैन ग्रंथ में कहा गया है और एलेंड्रोकेटस, ठीक है, स्ट्रेबो ने कहा है और चीनी विवरण के अनुसार उसको बिंदुपाल कहा गया है। और अमित्रघात उसका सबसे फेमस नेम है बच्चे, दुश्मनों का नाश करने वाला। चलिए आगे की पॉइंट्स की बात करें। अगर हम आगे के पॉइंट्स में आपको दिख रहा होगा कि वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था, आपका बिंदुसार था। और तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का क्या कहा है, विजेता कहा है। ये आपको याद रखना है। तिब्बती लामा, ठीक है, तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। ठीक है। चलिए अगर हम आगे की बात करें तो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा अशोक महान, ठीक है, जिसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व था। देखिए आपको आपकी स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान शासक हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं अशोक के अन्य नाम की तो पुराण में बच्चे, पुराण में उसका नाम मिला है अशोक वर्धन। गिरनार अभिलेख में उसका नाम मिला है अशोक मौर्य। और ब्राभु अभिलेख में स्वयं को, ठीक है, स्वयं को सम्राट कहा है। और सबसे ज्यादा पूछे जा रहा क्वेश्चन कि देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी किस मौर्य साम्राज्य के महान शासक का नाम था, तो वो आपके अशोक का नाम था। ठीक है। नेट्टूर उद्गोलाम, ठीक है, ये कर्नाटक का एक अभिलेख है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, आगे की अगर हम बात करते हैं तो अशोक की माता का नाम क्या था बच्चे, ठीक है, अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रागी चंपा, जो कि एक ब्राह्मण परिवार की पुत्री थी। और शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला और मेवंती का क्या रह चुका था, गवर्नर रह चुका था। और उससे पहले वो उज्जैन का गवर्नर रह चुका था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं तो अशोक की माता, ठीक है, जिसका हमने वर्णन आपको पिछली स्लाइड में कर दिया। ठीक है। अगर हम बात करते हैं असंधिमित्रा एवं कारुकी, अशोक की क्या थी, पत्नियां थी। असंधिमित्रा, कारुआंकी अशोक की पत्नियां थी। ठीक है। अशोक की अभिलेख कारुआंकी एवं उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। मतलब अशोक का एक अभिलेख था जिसमें कारुआंकी एवं उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। ठीक है बच्चे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ के दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। और नागदेवी से जो उसके पुत्र वो पुत्री हुई थी, पुत्र का नाम महेंद्र था। ठीक है। संघमित्रा था, उनकी माता का नाम क्या था, नागदेवी था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बच्चे कि कल्हड़ एवं राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना किस मौर्य राज्य वंश में या मौर्य साम्राज्य में किस महान शासक के द्वारा, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना की गई थी, जिसका वर्णन हमें कल्हड़ के द्वारा मिलता है, कल्हड़ एवं राजतरंगिणी के द्वारा मिलता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे की तो अशोक ने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, ठीक है, सबसे एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। ठीक है बच्चे, क्या नाम था, कलिंग का युद्ध। अगर हम बात करते हैं कलिंग के युद्ध की तो अशोक के 13वें शिलालेख में हमको ये जानकारी मिलती है कि अशोक के 13वें शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ठीक है, 261 ईसा पूर्व प्रियदर्शी राजा अर्थात सबका प्रिय राजा अशोक महान कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में क्या था,
मौन था, ठीक है। या शिलालेख मतलब जिस शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, ठीक है, वो 13वां अभिलेख था, वो आपके, ठीक है, कलिंग के राजा के विषय में क्या था, मौन था। अगर हम बात करते हैं कलिंग के राजा की, तो उस समय कलिंग का राजा कौन था, इसका वर्णन हमें खाकलेख के हाथी गुफा, ठीक है, आपको याद रखना है, खाकलेख के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज उस समय कलिंग का क्या था, राजा था, जब अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, ठीक है बच्चे। इस युद्ध के बाद अगर हम बात करते हैं तो अशोक गहरी व्यथा और पश्चाताप में चला जाता है, ठीक है, और दूसरे राजाओं से युद्ध करने की नीति को त्याग कर बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सांस्कृतिक विजय से प्राप्त करने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में कहते हैं हम बच्चे, ठीक है, अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस युद्ध के पश्चात अशोक महान ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया, तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक महान भेरी घोष के बदले धम्म घोष की नीति को क्या किया, अपनाया, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अशोक जो था बच्चे, वो आपका बौद्ध धर्म के स्थापित शासक का क्या था, अनुयायी था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्विक रिवीजन बच्चे, साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए। अगर लगे आपको वीडियो अच्छी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्विक रिवीजन है, आप इसी तरह से हिस्ट्री की क्लासेस पाएंगे, आपकी हिस्ट्री तैयार होती रहेगी बच्चे, ठीक है, हिस्ट्री आपकी तैयार होती रहेगी और आप एग्जाम में कहीं ना कहीं सफल होंगे। चलिए अशोक के धम्म की बात करते हैं, ठीक है, अशोक के धम्म से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम अशोक के धम्म की बात करते हैं तो अशोक के धम्म का प्रतिपादन क्या था, अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था, जो धार्मिक शिक्षाएं ना होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का क्या है, दस्तावेज है, ठीक है। अब आपके पेपर में बच्चे कूट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूं कि धम्म क्या है, आपका धार्मिक शिक्षा ना होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का क्या है, एक दस्तावेज है, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो अशोक ने, ठीक है, अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में प्रचार करने के लिए नाग देवी, मतलब उसकी एक पत्नी थी नाग देवी, उससे उत्पन्न, ठीक है, उससे उत्पन्न बच्चे पुत्र एवं पुत्री जिनका नाम क्या था, ठीक है, संघमित्रा और महेंद्र, जिन्होंने श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। 5वें बृहद शिलालेख के अनुसार धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। चलिए आगे की पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं कि अशोक ने, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अशोक ही एक ऐसा राजा था मौर्य साम्राज्य का जिसने आजीविकाओं के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियां बच्चे, ये बराबर की पहाड़ी आपकी गया जिले में पड़ेगी, गुफाओं का निर्माण कराया था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते तो अशोक के ही शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति या तृतीय बौद्ध परिषद, ठीक है, का आयोजन हुआ, वो पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि यूरोपीय लेखक ने अशोक की तुलना रोमन सम्राट, ठीक है, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। ये आपको याद रखना है कि किस मौर्य साम्राज्य के शासक को, ठीक है, रोमन सम्राट से तुलना की जाती है, तो वो आपका था अशोक महान, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। आगे के स्लाइड्स में देखिए, ठीक है, आपको मिलता अगला राजा कौन था, तो दशरथ, ठीक है। जैसा कि दशरथ के बारे में हम जान लेते हैं, दशरथ सम्राट आपका अशोक का क्या था, एक पौत्र था, अशोक सम्राट का क्या था, पौत्र था। दशरथ के शासन काल में, ठीक है, आपको याद रखना है, जैसे आजीविकाओं का निर्माण, ठीक है, अशोक ने करवाया था, वैसे दशरथ सम्राट के शासन काल में ही नागार्जुन पहाड़ियों पर बच्चे, ठीक है, नागार्जुन पहाड़ियों पर भी, ठीक है, आजीविकाओं के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई थी, ठीक है। जिस प्रकार से अशोक को, ठीक है, देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था, उसी प्रकार से दशरथ सम्राट को भी देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले राजा की, तो अगले राजा की बात कीजिए तो अगला राजा आपका था बृहदत्त, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसलिए आपको याद रखना, बृहदत्त को याद रखना बच्चे आपको कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था। अच्छा बच्चे, इसकी हत्या करके, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या किसके द्वारा हुई थी, उसके सेनापति के द्वारा हुई थी, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिसने उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल का उदय हुआ, ठीक है बच्चे। आगे की #हिस्ट्री दंगल सीरीज में हम शुंग वंश के बारे में ही पढ़ेंगे, शुंग वंश से आने वाले प्रश्नों का निचोड़ देखेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे की बात करते हैं
ठीक है, आगे की स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा बच्चे स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स के अंतर्गत हम प्रशासन व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आपके कोई भी पॉइंट्स बच्चे छूटने वाले नहीं है, सारे पॉइंट्स आपको यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की, तो मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। ये आपको याद रखना, केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था था या राजतंत्रात्मक अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। मतलब वंशानुगत का मतलब क्या बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पे बैठा, बिंदुसार के बाद अशोक गद्दी पे बैठा, उससे आपने दशरथ सम्राट पढ़ा। ठीक है, दशरथ सम्राट के बाद वीरदत्त बैठा। तो यहाँ पे जो वहाँ की राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो वंशानुगत थी। अगर हम बात करते हैं शीर्षस्थ अधिकारी की, तो मौर्य साम्राज्य में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ या महामात्र कहते थे। ठीक है, और भी अधिकारियों की हम बात कर लेते हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पड़ाध्यक्ष। ठीक है, मौर्य काल में जो सेना का प्रमुख अधिकारी होता, प्रमुख अधिकारी मतलब पड़ाध्यक्ष वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। सीधा जज आपके कृषि विभाग का अधिकारी होता था। अक्षपटलिक महालेखाकार होता था। पौना अध्यक्ष माप तौल का अधिकारी होता था। ठीक है बच्चे, अगर हम आगे की बात करें तो आग का रक्षण जो कि पुलिस अधिकारी होता था। आपको यह भी याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य की मुद्रा आपसे पूछ लेता बच्चे, मुद्रा क्या थी, तो पड़ थी। क्या थी? पड़ थी। आपको हमने भी बताया कि पड़ाध्यक्ष, पड़ाध्यक्ष का मतलब क्या, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, ठीक है, तो उस समय दो प्रकार के न्यायालयों की क्या थी, व्यवस्था थी। एक आपका था कटक शोधन, ठीक है, एक आपका था धर्म स्थानीय। कटक शोधन फौजदारी मामले को देखता था और धर्म स्थानीय मामला जो दीवानी न्यायालय होता था। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करते हैं उत्तरापंथ की राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला थी। दक्षिणापंथ की राजधानी क्या थी, तो सुवर्णगिरी थी। मध्य क्षेत्र की राजधानी आपकी थी पाटलिपुत्र। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आगे के अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो अवंतीपद की राजधानी आपकी उज्जैन थी। अवंतीपद की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। कलिंग का, ठीक है, तोषली था। चलिए आगे चलें। अगर आगे की बात करते हैं तो प्रांत का जो प्रशासक होता था, प्रांत का प्रशासक कुमार कहलाता था या आर्यपुत्र था। विषय का जानकार या विषयपति का जानकार जो होता था उसे विषयपति कहते थे। ठीक है, विषयपति विषय का मुखिया होता था या ग्राम का प्रधान होता था। और गोप क्या था बच्चे, 10 ग्रामों का शासन संभालता था। गोप क्या था, 10 ग्रामों का शासन संभालता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं तो गुप्तचर व्यवस्था में महामात्र प्रसव क्या कहते हैं, महामात्र प्रसव किसको कहते हैं बच्चे, तो महामात्र प्रसव गुप्तचर विभाग का प्रधान था। ये आपको याद रखना है, गुप्तचर प्रधान का जो प्रधान होता था उसको महामात्र प्रसव कहते थे। गूढ़ पुरुष किसे कहते हैं बच्चे, आपके कौटिल्य के, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, अर्थशास्त्र में जो गूढ़ पुरुष है वो गुप्तचर को कहा गया। संस्था की बात करते हैं जो एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने के लिए कहा जाता था। और अगर हम बात करते हैं सचरा की बच्चे, तो सचरा की अगर हम बात करते हैं जो घूम घूम के गुप्तचरी करते थे, घूम घूम के गुप्तचरी करने वाले लोगों को क्या कहते थे, सचरा कहते थे। ठीक है बच्चे, घूम घूम के गुप्तचरी करने वाले लोगों को सचरा कहा जाता था। चलिए आगे की स्लाइड्स की बात करते हैं तो आगे की स्लाइड्स में आपको दिख रहा होगा कि मौर्य काल का विशिष्टत्व। तो विशिष्टत्व की अगर हम बात करते हैं तो मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, मयूर था। ठीक है, आम जनता की भाषा क्या थी, पाली थी। ठीक है, तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। और मोगालिपुत्तिसस ने कठायुत की रचना की थी। और नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य का सहायक राजा कौन था, तो राजा प्रवर्तक था। ठीक है, और अशोक के समय में बुद्ध मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता बच्चे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका एक शेयर राष्ट्रीय हित में होगा बच्चे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस संस्थान का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय हित में शिक्षा। ऐसे ही आपको हिस्ट्री की बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।